सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बात जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत और IMF के दरमियान 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के नए मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। बोर्ड की मंजूरी तक हुकूमत 28 माह पर मुहित इस नए माहौलियाती लचकदार कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 30 करोड़ डॉलर हासिल कर सकती है। इससे पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के बेल आउट प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की सहूलत भी मिलेगी, जिससे पाकिस्तान को मिलने वाली रकम 2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान ने अक्टूबर में IMF के RSF से 1 अरब डॉलर की दरख्वास्त की थी। ये कर्ज 30 साल में वापस किया जा सकता है, जिसमें 10 साल की रियायत भी शामिल है और आमतौर पर EFF की शराइत से सस्ता है। IMF की जानिब से जारी बयान में यह कहा गया है कि IMF की टीम ने EFF के तहत 37 माह के तौसीई इंतजामात के पहले जायजे और IMF के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट के तहत 28 माह के नए मुआहदे पर पाकिस्तानी हुकाम के साथ SLA किया है, जिसकी मजमूई रसाई 28 माह के दौरान तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ डॉलर है। हुकूमत का कहना है कि 350 अरब डॉलर की मईशत IMF के 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत मुस्तहकम हुई है, जिससे उसे डिफ़ॉल्ट के खतरे से बचने में मदद मिली है। हुकूमत IMF के मुआहदे का इंतजार कर रही थी, जिसके तहत बेल आउट पैकेज का पहला जायजा लिया जाएगा और सालाना बजट से, जो आमतौर पर जून में पेश किया जाता है, उससे कबल 1 अरब डॉलर की तकसीम की जाएगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इमदाद लेकर ही पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की तरफ ले जाए, और क्या ये देर पा तरक्की होगी, और इस तरक्की को कैसे मजीद तेज़ किया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेंबर है फाइनेंस कमेटी फॉर सेनेट के हमारे साथ मौजूद है। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो IMF की ये किस्त मंजूर होना है, ये रिव्यू होना है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, ये इस मौके पर कितना अहमियत का हामिल है, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी को अभी मजीद आगे बूस्ट करना है। अब अगले 2 से 2.5 साल जो कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम गुजारेंगे, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि IMF का $7 बिलियन का जो 37 इंस्टॉलमेंट 3 साल तकरीबन का जो मुआहदा था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उसमें ये पहला उसका रिव्यू है। 2 टीमें IMF की आके गई हैं और हमें ख़तरा था कुछ चीज़ें जो टारगेट रिव्यू जो रेवेन्यू का टारगेट था वो हमारा पूरा नहीं हुआ था। प्राइवेटाइजेशन PIA की वो हमारी एक बार नाकाम रही थी, दोबारा जून में हम उसको लेके जा रहे थे। तो हमें बड़ा कंसर्न था कि ऐसा ना हो कि ये रिव्यू, ये जायज़ा जो है वो पास ना हो सके। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि बाकी चीज़ें हमारी इतनी अच्छी थी और परफॉर्मेंस हमारी इतनी अच्छी थी कि IMF वॉज ट्रूली सेटिस्फाइड, और उन्होंने इसमें आर्मी चीफ का भी एक बड़ा किरदार है IMF के मुआहदे को आगे बढ़ाने में। और शहबाज शरीफ साहब ने जो कल ऐलान किया, IMF ने एक स्टेज में कहा था कि हम आपके टैक्स रेवेन्यू टारगेट को कम करने का सोच सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे गुज़िश्ता साल जो टारगेट था वो तकरीबन 9,750 बिलियन डॉलर का टारगेट था। इस साल उन्होंने 12,960 बिलियन का टारगेट रखा था, जो 40% तकरीबन ज्यादा, जो बहुत एक एम्बिशियस टारगेट था। और मिर्ज़ा साहब, क्या अगले साल के लिए 15,000 अरब की यकीनदहानी कराई गई है? नहीं, ये जो टारगेट 40%, इसमें तकरीबन 400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था। तो लोग बातें कर रहे थे कि मिनी बजट अब आएगा, लोग नए टैक्सेस लगाएंगे ये हुकूमत, और ये 400 अरब रुपए वसूल करके IMF को देगी। लेकिन IMF ने हमारी जो रिकवरी एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो टेस्ट लगाया है, और उससे मुतवक्का जो रेवेन्यू हमें मिलेगा, और दूसरे सेक्टर जो रिटेल सेक्टर्स थे वो पहले नहीं थे टैक्स नेट में, उनको शामिल करा है। तो IMF को कन्विंस कर रहा है हुकूमत ने, और मुतमईन हुई है कि इन नए इक़दाम से टैक्स टू GDP रेशो भी बढ़ेगा, और हम हदफ में जो शॉर्टफॉल है वो आने वाले वक्तों में पूरा कर लेंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि लैंडर का हम पे एतमाद इतना मैंने पहले नहीं देखा। उन्होंने एक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दी जिसमें उन्होंने कंसर्न दिखाई हो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की माशी तरक्की जो है वो काबिल सताइश है, और हमने ज़्यादातर सेक्टर्स में अपने टारगेट भी अचीव भी किए और परफॉर्मेंस भी अच्छी करी है। हमारा करंट अकाउंट 4 महीने से सरप्लस रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल रहा है, रेमिटेंसेस बढ़ के $35 बिलियन तक इंशाल्लाह इस साल बंद होगी। PBS स्टॉक एक्सचेंज हमारा आज
1139 पॉइंट बढ़ के 1,17,772 की रिकॉर्ड इंडेक्स पे हाइट पे वो पहुंचा है। फिर हमारे रिजर्व भी 12 और कमर्शियल बैंकों के 4 टोटल मिला के 16 बिलियन 15.5 बिलियन अब आज के डेट में है। अफराद ज़र रिकॉर्ड सतह पे लोएस्ट 4% से भी कम आ गया है। डिस्काउंट रेट कम होकर 12% पे आ गए हैं और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ 3 से 4% पे हम साल के आखिर में जा सकते हैं। सही। जो पिछले साल से तकरीबन आप कह सकते हैं दुगनी है। सही। तो मेरे साहब साथ साथ ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि पैमाना होते हैं किसी भी मईशत को नापने का या जांचने का, तो अब ये सारे पॉजिटिव हैं, अंडर कंट्रोल भी हैं, इस्तेहकाम भी आ चुका, हम ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं। तो अब जो वज़ीर आज़म ऐलान करने वाले हैं बिजली की कीमत में कमी का, वो फिर एक बड़ा ऐलान हो सकता है, वो एक बड़ी कमी हो सकती है, इंडस्ट्री को उससे फ़ायदा हो सकता है। जी, एनर्जी की कीमत में कमी इस वक्त टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की सनत भी, अच्छा। इकोनॉमी के भी टर्न अराउंड होने का। अभी तक जो पैसे इन्होंने आईपीपीज के साथ नेगोशिएशन करके बचाए हैं, मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने इस्लामाबाद में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में की। वो 1,500 अरब रुपए तक सेविंग हुई है और ये इनका वादा था वज़ीर आज़म साहब का कि इससे हम घरेलू सार्फिन और सनत को रेट कम करेंगे और वो रेट कम होंगे क्योंकि ये अपना अवैध साहब ने जो मिनिस्टर फॉर पावर है ऐलान भी किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनका प्रपोजल है 3 से 4 रुपए कम करने का, जबकि हमें चाहिए 10 रुपए और 1500 जो अरब रुपए की सेविंग की है उससे 10 रुपए ये कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे इस 10 रुपए से क्या 9 सेंट पर आप आ जाएंगे? जो इंडस्ट्री की डिमांड है 9 सेंट पे आ जाएगा। अच्छा, 10 रुपए कम करके, और वही हमारी डिमांड है। और वजीर आजम इंशाल्लाह 2-4 दिन में, ज्यादा 1 हफ्ते में ऐलान करने वाले हैं पावर के टैरिफ जो है उसमें कमी करेंगे। फिर ये जब 9 सेंट पर जब आ जाएंगे तो इसके पॉजिटिव आउटकम्स फिर क्या होंगे? फिर हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ जाएगी, ट्रेड मुख्तलिफ ममालिक के साथ कितनी बढ़ जाएगी, नंबर्स फिर कितने ऊपर जा सकते हैं? देखिए, हमारी एक्सपोर्ट 9%, 8% इंक्लूडिंग टेक्सटाइल ऑलरेडी अपवर्ड है। हमें 2 चीजें हमारे पैरों में बेड़ियां थी। एक, हमारा जो पॉलिसी रेट 23% हो गया था, तो बैंक के लेंडिंग रेट 24-25% थे, उस पे हम भरे नहीं आ सकते थे, फाइनेंशियल कॉस्ट हमारी शूट अप हो गई थी। दूसरा, हमारा जो पावर का टैरिफ है वो इस खत्ते में तमाम ममालिक का 8 से 9 सेंट्स है। वो चाहे इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, वियतनाम ले लें, कंबोडिया ले लें, हमारा 15 सेंट था। 15 सेंट के माने तो है आप तकरीबन ही दोगुने हो गए। उसको वादा किया था जनरल आसिम मुनीर ने भी और गौहर साहब ने भी, जो केयरटेकर मिनिस्टर थे, ऐलान करके गए थे फेडरेशन में कि हम 9 सेंट्स करेंगे। अब वो टाइम हो गया कि वो 9 सेंट्स करें, तो फिर हमारी एक्सपोर्ट को कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से इंशाल्लाह। यही 2 रुकावटें थी जिनको एड्रेस करना है। अगर आपको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, उसमें मार्कअप तो हो गया खुद ही 11% में आ गया, अब सिंगल डिजिट भी हो जाएगा। लेकिन दूसरा फैक्टर जो पावर रेट है वो बस अब ऐलान का इंतजार है। और अभी मैं वजीर खजाना से मीटिंग कर आया हूँ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की। उन्होंने भी मुझसे एग्री किया है और वो वादा कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब ये रिलीफ इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक ऐलान करेंगे, जिससे पावर टैरिफ आपका सनत का कम से कम जो है वो इतना कम हो जाए कि हम अपने रीजनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में आ जाए, जो 9 सेंट्स या 25-26 रुपए फी यूनिट बनता। सही। तो मिर्ज़ा, ये फिस्कल स्पेस हुकूमत कैसे क्रिएट करेगी? चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सोलर का इस वक्त इस्तेमाल बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, तो जो हमारा नेशनल ग्रिड है उस पर तो लोड और ज़्यादा वो ऑफ लोड वहाँ से हो रहे हैं, तो वहाँ बोझ उन्हीं पर पड़ेगा जो कि नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं। तो ये फिस्कल स्पेस कैसे क्रिएट होगा कि सबको रिलीफ दिया जा सके? देखिए, हमने ये मिनिस्टर साहब से भी, उवैस लगारी साहब से बात की है और मैंने असेंबली की फ्लोर पे भी उठाया है, स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको उठाया है कि ये नेट मीटरिंग के लिए इन्होंने 27 रुपए में खरीदते थे, अब 10 रुपए पे लेने के लिए ऑफर प्रपोजल बनाया है। और इन्वेस्टमेंट रिटर्न गरीब लोगों का, ज्यादातर सार्फिन है घरेलू, वो इन्होंने 10 साल कर दिया है, 2 साल
3 साल से मुकाबले। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हालांकि उन्होंने कहा है कि ये पुराने लाइसेंसेस जो निपरा ने इशू किए हैं, तो मैं अभी निपरा के चेयरमैन और निपरा के डीजी अनवार मलिक साहब से मिलकर आया हूँ। अच्छा। और उन्होंने भी यही कहा कि जिस 7 साल के लिए हमने लाइसेंस जो दिए थे वो अब वक्त आ गया है कि वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो अगर ये पुराने वालों को भी इस बुनियाद पे कि उनका लाइसेंस पुराने खत्म हो गए नए पॉलिसी में ले आते हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म नुकसान होगा। मैंने देखा लोगों ने बालियां बेच के ये नेट मीटरिंग लगाई है, सोलर सिस्टम लगाया है। उस वक्त पैनल सस्ते नहीं थे, उस वक्त पैनल बहुत महंगे थे, पैनल तो अब सस्ते हुए। लिहाजा मुझे खुशी है आज वजीर आजम साहब को ये समरी पेश की गई थी। नेट मीटरिंग सोलर के रिवाइज प्रपोजल, रिवाइज पॉलिसी थे, वजीर आजम साहब ने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा इसको दोबारा रिव्यू करना है और मुझे पूरी उम्मीद है वो रिव्यू करके 27 रुपए को 10 पे ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न 10 साल का नहीं करेंगे। रियलिस्टिकली ये वो रिलीफ है जो गरीबों ने इस बुनियाद पे इन्वेस्ट किया था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतनी महंगी बिजली हो गई थी। तो उन्होंने अपने सोलर पैनल लगाए थे और नेट मीटरिंग का लाइसेंस लेके वो के इलेक्ट्रिक को दूसरे पावर सप्लाइंग कंपनी को वो बेचते थे, तो उनका बिल एडजस्ट हो जाता था काफी हद तक। तो नेट मीटरिंग सोलर जनरेशन को मैं बिल्कुल फिर अपोज करूंगा कि अगर आपने उसकी कीमत जो 27 रुपए फी यूनिट है इससे बहुत ज्यादा कम किया तो ये नाइंसाफी होगी। ठीक है, भले वो जो नए यूजर्स के लिए हो, चाहे वो ठीक सार्फिन है बिल्कुल उनके लिए हो, लेकिन आप ये कर सकते हैं 27 से 1-2 रुपए कम करके आपने बचत करके जो नेशनल ग्रिड पे जो लोग हैं जो नुकसान कर रहे हैं वो ऑफसेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये पूरा का पूरा बोझ बिल्कुल सही। चले अब देखते हैं कि हुकूमत इसमें हतमी फैसला करती है क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मेंबर फाइनेंस कमेटी फॉर सेनेट। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तानी हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब पाकिस्तान में लाने के लिए खासी हद तक संजीदा हो चुकी है और पाकिस्तान का पहला 120 किलोवाट फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन भी अब लॉन्च कर दिया गया है। इस नए इक़दाम का मकसद पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देना और कार्बन के अखराज को कम करना है। पावर डिवीजन के मुताबिक वफाकी वज़ीर बराए बिजली ओवैस लगारी ने पाकिस्तान के इफ्तिताही 120 किलोवाट फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया, जिसे गो ग्रीन एवेन्यू ने तैयार किया है। इस्लामाबाद में ये तकरीब हुई जहाँ पर वज़ीर अवैस लगारी भी मौजूद थे और उन्होंने साफ तवानाई और ग्रीन मोबिलिटी को फ़रोग देने के लिए हुकूमत के जारी अज़म का भी वहाँ पर इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के इक़दामात मुल्क के तवानाई और नकलो अमल दोनों शोबों को तब्दील करने में बहुत ही अहम है। इससे महसूस हो रहा है कि अब हुकूमत बहुत तेज़ी और संजीदगी के साथ ये तमाम इक़दामात उठाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग की लागत में एक बड़ी कमी का भी इंकशाफ किया है, जिसका वो पहले भी इजहार कर चुके हैं। और उन्होंने बताया कि निर्ख 71 रुपये से कम होकर 39 रुपये फी यूनिट कर दिए गए हैं। अब कीमतों में ये जो कमी है ये ईवीज़ को मज़ीद सस्ता बनाने और ज़्यादा सार्फिन को ईवीज़ की जानिब लाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए की गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि फास्ट चार्जिंग स्टेशन का आगाज़ कार्बन के अखराज को कम करने और पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने में तेज़ी लाने की जानिब एक अहम कदम है। अब वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने सरकारी और निजी शोबों के दरमियान ताउन की भी तारीफ़ की है, जिसने इस इक़दाम को बिलाखिर मुमकिन बनाया है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवालात भी हैं और उसमें सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला तेज़ तरीन ईवी चार्जिंग स्टेशन तो लगा दिया गया है, लेकिन क्या तमाम ईवी सार्फिन तक ये सहूलत बआसानी पहुँच सकेगी? चूँकि एक शहर में एक स्टेशन का नस्ब हो जाना बहरहाल एक बड़ी अच्छी उम्मीद की किरण तो है, लेकिन अब कितनी तेज़ी से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाया जाएगा ताकि मुल्क के दीगर शहरों में भी ये चार्जिंग स्टेशन बन सकें, इसमें कितना वक्त लगेगा और फिर किस तरह से लोगों को ईवीज़ की जानिब राग़िब किया जा सकेगा ताकि जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें भी कमी लाई जा सके। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सौले हसन साहिबा ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सौले साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हमने देखा पहले स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह हो गया है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इसका पाकिस्तान में मज़ीद डेवलप होना है उसमें तो हमें हज़ारों चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत होगी। हर 2-3-4 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन हो, तभी ये ईवी सड़कों पर बआसानी दौड़ सकेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया।
जो आपका सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इस सवाल में वही बात है, वैस लगारी साहब ने जो पहला ईवी स्टेशन खोला है, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक पहली उम्मीद की किरण है। अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर इंसान जो कि ईवी की गाड़ी लेगा उसको एक स्टेशन चाहिए, जिस तरह पेट्रोल स्टेशन ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो उसमें कोई ना कोई पॉलिसी गवर्नमेंट को ही देनी पड़ेगी कि जहां वो हर पेट्रोल स्टेशन या जो भी पेट्रोलियम में हमारे पास कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं डिफरेंट, उनको ये हिदायत जारी करें कि वो अपने हर स्टेशन के ऊपर एक एक ईवी चार्जर लगाएंगे, और उस ईवी चार्जर के जो रेट्स हैं वो भी सब्सिडाइज्ड होने चाहिए, और जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक, आपको पता है वैसे ही यूनिट की उन्होंने प्राइस बहुत नीचे कर दी है, उसको मजीद नीचे लाना चाहिए। उसके अलावा इससे ये एक एग एंड चिकन वाली गेम की बात हो रही है कि चार्जिंग स्टेशन पहले लगेगा कि गाड़ी आएगी। गाड़ी आपके पास अभी है नहीं, जो है उसको आगे प्रमोट करने के लिए कुछ खास गवर्नमेंट कर नहीं रही। अब देखें जितनी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, जो लोग सीकेडी में काम कर रहे हैं उनकी किट्स के ऊपर वो वही है जो पेट्रोल किट्स के ऊपर है। जो इलेक्ट्रिक सीकेडी में एक ही कंपनी आई हुई है उनको वही ड्यूटी पड़ी है, सवाई ये कि 1% उनको बैटरी के ऊपर पड़ी है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो ग्राउंड लेवल से जाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अब जहां वो किट फॉर एग्जांपल अगर कस्टम्स में या किसी और पॉलिसी में, इंपोर्ट पॉलिसी में वो कुछ इलेक्ट्रिक या ईवी व्हीकल्स के लिए कोई सब्सिडाइज रेट लेकर आते हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको ऑपरेशनल रेट भी कम करनी है। अभी जैसे पहले एक हजरत जो है वो यही बात कर रहे थे कि जो आपका रेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो यूनिट यूज हो रहा है वो पूरी दुनिया में बहुत ही मिनिमल अमाउंट का है। पाकिस्तान में उसके चार्जेस बहुत हाई हैं, फिर उसके ऊपर सब चार्जेस बहुत ज्यादा लग चुके हैं। तो आपके पास अगर गाड़ी पहले इंपोर्ट करने की किट की ईवी की जो है उसकी कॉस्ट के ऊपर कोई काम हो, उसकी प्राइसिंग कम होगी, तो फिर जो उसके ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम होगी, तो गाड़ी एक आम इंसान तक पहुंचेगी। आम इंसान तक पहुंचेगी तो उसको इस ईवी स्टेशन का फायदा होगा। तो अभी ये 3-4 स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी मिसिंग है, जिसके ऊपर कोई खास गवर्नमेंट काम तो जरूर कर रही है, पर ग्राउंड लेवल पर जाकर इतना ज्यादा तेजी से काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अच्छा, अब इस टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर है चाइना सबसे आगे। अभी रिसेंटली हमने देखा वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी की खबर आई कि उन्होंने ऐसा अपना चार्जिंग टूल लॉन्च कर दिया है जो कि 5 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज कर देगा, उसके बाद वो 400, 450, 500 किलोमीटर चल सकेगी। तो ये टाइम भी बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेट्रोल पंप पर हम जाते हैं, जब पेट्रोल का टैंक फुल होता है तो उसमें बमुश्किल कोई 2 से ढाई मिनट मैक्सिमम लगते हैं। तो अब ये जो चार्जिंग स्टेशन होंगे ये कितनी देर में एक गाड़ी को चार्ज कर सकेंगे, चूंकि ये तो फिर बहुत लंबी कतार लग जाएगी गाड़ियों की अगर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा तो। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक माइंडसेट है। हम ये समझ रहे हैं पेट्रोल गाड़ी की तरह ही हम इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी यूज करेंगे। अच्छा। जैसे एक टाइम पर बटन वाले मोबाइल के बाद हमने स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया ना, हमने ये रियलाइज कर लिया कि स्मार्टफोन जो है उसके अंदर ज्यादा एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, तो उसकी कॉस्ट ये बेयर करते हैं कि हर रोज आपको फोन चार्ज करना होता है और घर से चार्ज करके आपको फोन लेना है। अदर देन दैट एक बैटरी बैंक भी आपने रखना है। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो एक आम गाड़ी की तरह होती है, बट आपने ये सोचना है कि आपने किस टाइम पर उसको चार्ज करना है। अब जो शहर में गाड़ियां चल रही हैं, हर रोज तो गाड़ी ने 500 किलोमीटर नहीं चलना, हार्डली गाड़ी 100 किलोमीटर भी नहीं चलती शहर के अंदर, और अगर टैक्सी चलाने वाला होता है वो 150 किलोमीटर चलाता है। तो आपको जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती, यू जस्ट नीड टू प्लान। अब लोगों को भी अपना लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल चेंज है। इट्स नॉट सिंपली कि गाड़ी लिया आपने और उसमें पेट्रोल डलवाए, ये वो कन्वीनियंस वाली बात नहीं, ये दूसरी कन्वीनियंस है। आप ये देखें कि 39 रुपीज का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है ना, एक यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक आपकी गाड़ी में डलेगा, और 100% एफिशिएंट मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी है। जो पेट्रोल है वो 70% भक हो जाता है, सिर्फ 30% उसकी एनर्जी यूज होती है, और उसका इस वक्त रेट देखें 260 तक गया हुआ है। तो क्या वो कभी भी पेट्रोल 1 लीटर 30 रुपए तक जाएगा या 40 रुपए तक? नहीं, मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल। वो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है जो जाएगा। तो वो जो इतनी सारी कॉस्ट आप सेव कर रहे हैं, तो उसकी कोई प्राइस है ना जो आपने पे करनी है। तो आपने थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है बस, और कोई भी फर्क नहीं है। वरना इलेक्ट्रिक गाड़ी से बेहतरीन गाड़ी जो लोग यूज करते हैं वो पेट्रोल की गाड़ी नहीं यूज कर सकते फिर। अच्छा, इससे ज्यादा बचत है ही नहीं किसी जगह। थोड़े से और हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं जरा। अभी जो इसकी कॉस्ट है, ज़ाहिर लोगों के जहनों में ये भी परसेप्शन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत महंगी हैं, लेकिन ये बहरहाल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। उसके बाद आपकी लंबी छुट्टी है, आपको माहाना बुनियाद पर पेट्रोल का खर्च नहीं निकालना, माहाना बुनियाद पर उसकी मेंटेनेंस पर जो आप पैसे खर्च करते हैं, वो चाहे ऑयल एंड फिल्टर्स पर हो या वो कोई मैकेनिकल आपका काम हो या कोई अपर बॉडी में कोई काम निकले, तो ये वाले इन सारे खर्चों से आपकी जान मुकम्मल तौर पर छूट जानी है। फिर आप देखें ये भी छूट जाएगी, और जो सबसे बड़ा घर घर का मसला है कि जब आप गाड़ी ड्राइवर को देते हैं और वो बच्चों को स्कूल सुबह लेने जाता है, बेशक गाड़ी वहां खड़ी हो, वो तो एसी नहीं बंद करता। तो आप देखें ना उसमें पेट्रोल कंजम्पशन कितनी है।
फिर जब आप सेविंग करते हैं, एक तो बंदा खुद है जो जाकर अपना ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज करता है, एक वो है जो अपने ड्राइवर के थ्रू कराता है। तो इसमें जो पैसे का ज़िया है वो बहुत ज्यादा है, चोरी है वो बहुत ज्यादा है, पेट्रोल है वो निकाल भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ अभी फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आप गवर्नमेंट में ही देख लें कि कितनी भी चीजें हों, गवर्नमेंट की जब कोई गाड़ियां कितनी सारी हैं, उनके मेंटेनेंस होता है, पेट्रोल होता है, कितनी सारी चीजें होती हैं उसके साथ। तो आप ये इस बात को इमेजिन करें कि वो सारी की सारी लीकेज खत्म हो जाए, तो सेविंग का आप अमाउंट चेक करें कि कितना आ जाएगा। इतने में तो गवर्नमेंट पता नहीं और कितने दूसरे मंसूबे कर लेगी जितने में वो महीने का अपना मेंटेनेंस का खर्च बचाएगी। सही। अच्छा, अभी जो हम स्पेस है इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी गवर्नमेंट का 2030 तक एक टारगेट सेट किया हुआ है उन्होंने कि 30% ट्रांसपोर्ट को हम इस ईवी पर शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस स्पेस के साथ क्या हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे? अभी तक हम सिर्फ एक 120 kV के स्टेशन को लॉन्च करने के काबिल हो सकें। तो इन 5 सालों में इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या पॉलिसी, क्या इम्प्लीमेंटेशन और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इसमें मेरा थोड़ा सा ये गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि प्लीज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आप लोग इतनी स्कीम्स लॉन्च करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, डिफरेंट स्कीम, एक स्कीम आप इलेक्ट्रिक के लिए लॉन्च करते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट ने पहले कितनी स्कीम्स लॉन्च की हैं, आपको पता है, टैक्सी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, फिर कमर्शियल की स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, यहाँ से सिंध गवर्नमेंट भी अपनी बसेस इलेक्ट्रिक ला रही है। तो आप आम इंसान तक गाड़ी पहुंचाएं ताकि वो इस्तेमाल करेगा, तो फिर ये गाड़ी सड़क पर नजर आएगी, तो लोगों का कुछ ट्रस्ट बनेगा और ये काम होगा। नंबर 1। नंबर 2, पॉलिसी, जो इंपोर्ट पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा आप लेवरेज दें उन कंपनीज को जो कि सीकेडी प्रोडक्शन में आ रही हैं पाकिस्तान में, जो कि किटें लाकर गाड़ी है बना रही हैं। क्योंकि जो सीबीयू यूनिट हम लाते हैं वो तो आप समझें कि आप अपने डॉलर को आग लगा रहे हैं बकायदा तौर पर। तो जो आपने चीज का अल्टीमेटली आपने बचत करनी है डॉलर की, पेट्रोल ना खर्च हो, आपकी डॉलर की बचत हो जाए, लोगों को प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी के साथ आप व्हीकल्स दे रहे हैं। इसके अलावा अगर यही इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बंदा टैक्सी में चलाता है तो उसका पर डे का 3100 रुपए का प्रॉपर सेविंग है ओवर एंड अबव। अच्छा। जो कि वो पेट्रोल या बिजली की मद में सेव कर रहा है, पेट्रोल ना यूज करके कर रहा है। तो आप इमेजिन करें ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंपोर्ट, कस्टम्स, आकर इधर गाड़ी का बनना, उसकी फिर जो ऑपरेशंस हैं उसमें बिजली का यूनिट जो कि आप इंडस्ट्रीज को उसकी मद में देंगे, फिर वो गाड़ी आपने लोगों तक पहुंचानी है। दैट विल बी थ्रू द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंक के रेट्स नीचे आ गए हैं, 3 मिलियन की कैप खत्म हो गई है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो बैंक अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन ये जब तक गवर्नमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक एक अपने सिस्टम के अंदर चेंज नहीं लेकर आएगी, तब तक ये आम तौर पे जगह नहीं नजर आएगी। और जहां चाइना को पाकिस्तान से कंपेयर करें, आप देखें कि वो कितने ज्यादा प्रीएम्प्टिव सोच के लोग हैं वहां पर। वो 10 साल, 20 साल, 50 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। हम हर 5 साल की एक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें 10,000 SROs डाल देते हैं, जो वो 5 साल की पॉलिसी होती है वो भी श्रिंक होकर 2-3 महीने की रह जाती है। ठीक है, नहीं वो कंपैरिजन तो नहीं कर रहा था, वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पर बस वहाँ की एक बात रख दी थी जो अभी ताज़ा वहाँ से खबर सामने आई है। अब ये बताएं कि ये अब जब ये सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा और ये ईवीज़ जब हमारी मार्केट में आ जाएंगी तो हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो फिर कितना कंपटीशन फील करेगा? उसका डिक्लाइन तो नहीं शुरू हो जाएगा इसके बाद से? नहीं, मैं ये बिलीव करती हूँ कंपटीशन होना चाहिए, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। जितना ज़्यादा कंपटीशन किसी एक प्रोडक्ट के अंदर आता है उतनी ज़्यादा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बेहतर होती जाती है, और हर इंडस्ट्री उस रेस के अंदर प्राइस कंपैटिटिव भी हो जाती है और क्वालिटी कंपैटिटिव भी हो जाती है। तो आई बिलीव दैट इट वुड बी अ वंडरफुल स्टेप। हाँ, देयर आर सम ओल्ड कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक में काम नहीं कर रही, देन दे विल हैव टू डू समथिंग अबाउट देयर बिजनेस। बट रेस्ट ऑफ द कंपनीज, जितनी भी अब नई कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में, जो आप देख रहे हैं इतनी नई कंपनीज आ गई हैं, एक बूम आ रहा है। आई वुड नॉट नेम ऑल द अदर कंपनीज, सो 17 न्यू कंपनीज हैव कम इन। तो दैट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इतना कंपटीशन है, दे आर रेडी टू फेस इट, दे आर रेडी टू रिवैम्प देयर प्रोडक्ट, दे आर रेडी टू फेस द कंपटीशन। अच्छा, ये मैंने इसलिए आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये सेगमेंट के आगाज में आपने ये स्मार्टफोन की मिसाल दी थी। तो ये स्मार्टफोन्स मार्केट में आने के बाद अब आज हम देखते हैं तो वो कीपैड वाले पुराने फ़ोन्स कोई नहीं इस्तेमाल करना चाहता, और वो ओल्ड स्कूल के जो लोग हैं वो शायद आज वो भी बहुत कम तादाद में, कोई 1-2% वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वाइप आउट हो चुके हैं। इसी तरह देयर इज वन मोर थिंग कि जो भी लोग अगर ये बात सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी को एक साइकोलॉजिकल बैरियर है और कुछ भी नहीं है। मैं खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी पिछले 3-4 साल से यूज कर रही हूँ, और आप जब इलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो पेट्रोल यूज करना बड़ी तकलीफदेह चीज हो जाती है, क्योंकि खर्चा बहुत निकल आता है पेट्रोल गाड़ी का। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज जस्ट लाइक योर मोबाइल ऑन व्हील्स।
अगर इसको डिफाइन किया जाए, इट इज योर मोबाइल ऑन व्हील्स, बस दैट्स इट। ठीक है, आपको वैसे ही उसको यूज करना है केयरफुली जैसे आप मोबाइल को यूज करते हैं, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सालिया हसन साहिबा, ऑटो सेक्टर Thank you so एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री इस साल तकरीबन $3.6 बिलियन की बरामदात हासिल करने के लिए तैयार है और ये कामयाबी SIFC की वजारत IT एंड टेलीकॉम, PSEB और दीगर अहम स्टेक होल्डर्स की मुसलसल कोशिशों के साथ साथ IT सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो का नतीजा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने इस तरक्की को तेज़ करने और पाकिस्तान को आलमी पोजीशन देने के लिए पॉलिसी इस्लाहात पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म से IT सेक्टर के लिए खुसूसी पैकेज देने का मुतालबा किया है ताकि इन एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को मजीद बढ़ाया जा सके। पाशा के साबिक चेयरपर्सन मोहम्मद जुहेब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि हुकूमत आइंदा बजट में IT इंडस्ट्री के लिए एक खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। सही पॉलिसियों और ताउन से मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का IT सेक्टर बहुत ही आसानी के साथ $5 अरब की एक्सपोर्ट से तजावुज़ कर सकता है। अब एक और जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने गूगल APAC यानी एशिया पैसिफिक सोल्यूशन चैलेंज 2025 में एक नुमाया मकाम हासिल किया है। पाकिस्तान इस मुकाबले में शिरकत करने वाला वाहिद जनूबी एशियाई मुल्क बन गया है। गूगल APAC और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से इन स्टूडेंट्स को ज़राअत, सयाहत, तिजारत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेहत में तैयार करने का चैलेंज दिया जाता है। गूगल शुरा को रहनुमाई, खुसूसी तरबियत और $5000 का एक बड़ा इनाम जीतने का मौका भी फराहम करता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही अहम मौका है कि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें, डिजिटल तब्दीली में अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे लेकर जाएं। गूगल APAC सोल्यूशन चैलेंज 2025 में पाकिस्तान की शमूलियत आलमी टेक इकोसिस्टम में इसके बढ़ते हुए किरदार को उजागर करती है। ये मुकाबला न सिर्फ मसनूई जहानत में तलबा की महारत को बढ़ाता है बल्कि मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी के लिए अहम कारोबारी सलाहियतों और मसाइल हल करने की महारतों को भी फ़रोग देता है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि IT सेक्टर का मुतालबा जो उन्होंने हुकूमत से किया है कि एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए, वो किस हद तक काबिल अमल है और फिर जो गूगल APAC का चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और उससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उनकी सलाहियत है उसको ग्रूम करने में किस हद तक मदद मिल सकती है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन बिन रिजवान साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। जो गूगल APAC चैलेंज है इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शिरकत करते हैं और साउथ एशिया में पाकिस्तानी वाहिद कंट्री है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट की ग्रूमिंग के लिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना फ्यूचर देखता हूँ? देखिए, ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने का। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्पेशली IT के सेक्टर में पूरी दुनिया में माने जाते हैं और हमारी जो टैलेंट फोर्स है स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको पता चलता है कि इस वक्त कंपेटिटिव लेवल पे बाकी कंट्रीज़ और उनके स्टूडेंट्स और उनके कैंपसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी टैलेंट के ऊपर मज़ीद काम कर सकें और आगे बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर एक्सप्लोर कर सकें। APAC चैलेंज जो है गूगल का, ये बहुत ही एक यूनिक चैलेंज है इन अ सेंस कि पाकिस्तान ऑल्दो APAC रीजन में शामिल नहीं होता, मगर गूगल पाकिस्तान के टैलेंट को देखते हुए ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर कंट्रीज। ओनली पाकिस्तान इज़ इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड कंट्रीज़ का चैलेंज होता है और उसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह के चैलेंजेस में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे ओवर द लास्ट 2 to 3 years। पाकिस्तानी अच्छे सीनियर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स जो इंटरनेशनल कंपनीज़ में पाकिस्तान के बाहर काम कर रहे हैं, वो इन स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं इन चैलेंजेस में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहीं से यूनिक सॉल्यूशंस और चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के तरीके जो हैं वो सामने आते हैं। सही। और जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं फिर वो कितने एनहेंस होते हैं इन स्टूडेंट्स के जिन्होंने इन इस तरह की चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया वो, और वो स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में अपना मुस्तकबिल देखते हो, इंटरेस्ट हो उनका, लेकिन इस तरह के जो बड़े एक्साइटिंग जो ये चैलेंजेस होते हैं इसमें जो लोग पार्टिसिपेंट ना कर सकें उनका और पार्टिसिपेंट्स का, ये आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को? सो देखिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली हायर एजुकेशन में। जब आप बाहर के मुल्कों के स्टूडेंट्स के साथ compete करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर ना सिर्फ आपके बहुत ही अर्ली स्टेज पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, बल्कि आपको पता चलता है कि वहाँ पे
दूसरे मुल्कों में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप टैप कर सकते हैं while being in Pakistan or after moving to those regions for employment opportunities. अच्छा, फिर इन्हीं बच्चों में से आप देखेंगे कि इन solutions के बाद जो winning solutions होते हैं उनको गूगल ना सिर्फ $5,000 दे के सपोर्ट करता है बल्कि अपनी गूगल AI क्लाउड सर्विसेज के क्रेडिट्स भी देता है और फिर गूगल की टीम उनको मेंटोर भी करती है। तो वहीं से यूनिक स्टार्टअप के आइडियाज़ भी आते हैं और स्पेशली आजकल पूरी दुनिया में मसनूई ज़हानत पे इतना काम हो रहा है कि पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चैलेंज और इससे मिलते जुलते दूसरे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो और उनको मेंटोरिंग मिले फ्रॉम द टॉप कंपनीज लाइक गूगल और यूनिक सॉल्यूशंस डेवलप हो सकें जो कि इवेंचुअली आगे जाके $multi-million कंपनीज भी बन सके। और इंटरनेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इससे फिर जॉब सीकिंग भी आसान हो जाता है, जॉब्स मिलना बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर ज़ाहिर आपका वो एक्सपोजर ना हो या आपके पोर्टफोलियो में जब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स और अगर आप उसमें विन कर जाएं, जब आपके रेज्यूमे में ये चीज़ आती है तो ऑब्वियसली जो टॉप एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको फ़ौरन से अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और अगर आप ये कॉम्पिटिशन्स विन ना भी कर सकें तब भी आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाता है कि किस लेवल के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इन कॉम्पिटिशन्स में बिल्कुल एज के ऊपर लोग compete कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे solutions पे compete कर रहे होते हैं ऐसे problems पे काम कर रहे होते हैं जिनके solutions अभी है नहीं। तो even उन problems पे काम करके आप देख रहे होते हैं कि दुनिया अगले 4 से 5 सालों में किन solutions पे काम कर रही होगी और वो exposure मिलना हमारे students के लिए बहुत यूनिक है और गवर्नमेंट को इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, फेसबुक है, इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये कॉम्पिटिशन्स पाकिस्तान में भी होस्ट हो, इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स पाकिस्तान में होस्ट हो और बाहर की इवन एपैक रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान बुलाया भी जाए ताकि हमारे वो स्टूडेंट्स जो इन कॉम्पिटिशन्स में नहीं जा सकते उन स्टूडेंट्स की भी इंटरेक्शन हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। और यही कोलैबोरेशंस हैं जो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं और बल्कि नए वेंचर और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो इवेंट्स हैं ये इस तरह के पाकिस्तान में क्यों और कब कैसे हो सकते हैं और वो किस तरह होंगे, उसका तो आपने जवाब दे दिया। मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ कि अब ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्या इनको प्रॉपर ग्रूम किया जाता है इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए या फिर ये अपने नेचुरल टैलेंट पर जाकर और सेल्फ प्रिपरेशन के साथ ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की बात यह है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कंपटीशन है ये है कैंपसेस के लिए, सो स्टूडेंट्स के लिए जो कि कैंपसेस में फुल टाइम एनरोल्ड हैं और कैंपसेस टिपिकली डिपेंडिंग ऑन व्हाट यूनिवर्सिटी व्हाट कैंपस वी आर टॉकिंग अबाउट बट मेनी ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज हैव फैकल्टी मेंबर्स जो कि इन स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं इन सॉल्यूशंस और इन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट के पास ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि हमने अभी रिसेंटली पाशा के प्लेटफॉर्म से हमने कुछ सिफारिशात भी भेजी हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हमारे जो साबिक चेयरमैन है मोहम्मद ज़ुहैब और जो हमारे करंट चेयरमैन है सजाद सैयद साहब, उनकी रहनुमाई में पाशा की जो लीडरशिप है उन्होंने गवर्नमेंट को पूरा पैकेज दिया है और स्पेशल पैकेज में यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना सिर्फ हमें फाइनेंस यानी कि टैक्स की साइड के ऊपर सपोर्ट मिले बल्कि ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हम यूनिक इंटरवेंशंस प्लान करें। देखिए ट्रेनिंग जो है वो तो बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम चीज़ है, हमें जितना ज़्यादा लोगों को ट्रेन करें बूट कैंप स्टाइल में वो ज़रूरी है, मगर साथ साथ में मेंटोरिंग बड़ी ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स कई दफ़ा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको बहुत ही सिंपल स्किल्स होती हैं, जैसे इंटरव्यूइंग स्किल्स होती हैं, इंटरव्यूइंग स्किल्स भी सही तरीके से उन पे उनकी कमांड नहीं होती, जिसकी वजह से इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को वो कैप्चर नहीं कर पाते। और ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं उन कॉम्पिटिशन्स के एक्सपोजर से वो सारी सलाहियतें जो है ना वो उभर के सामने आती हैं क्योंकि आपको एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपने इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे पार्टिसिपेट करना है। सही, तो ये इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेट करने के लिए फिर आपको ट्रेनर्स भी या मेंटोर्स भी इंटरनेशनल लेवल के ही रिक्वायर्ड होंगे और ज़ाहिर है पाकिस्तान में शायद उनकी तादाद कुछ कम हो सकती है, तो ये डिमांड्स रखी गई हैं हुकूमत के सामने।
हमने तो ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र है बहुत ऐसा टैलेंट है जो ना सिर्फ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रखता है बल्कि पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करता है। देखिए पाकिस्तान में माशाल्लाह से अब पाशा के जो मेंबर कंपनीज हैं 1300-1400 मेंबर कंपनीज हैं, उसमें से $100 मिलियन प्लस कंपनीज भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान में जब $4 बिलियन की ऑफिशियल नंबर्स की बात हो रही है और अनऑफिशियली हम $5-5.5 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास माशाल्लाह से बड़ी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली टॉप लीडिंग कंपनीज फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, उनके साथ शाना बशाना काम करती हैं। तो मेंटोरिंग की सलाहियत हमारी कंपनीज के पास मौजूद है। अगर हम पाशा और गवर्नमेंट, जिसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है, वो मिलके इस पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम करें और हम इस पे काम करें कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करें कि वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाके पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस विन करें। आई थिंक ये बहुत ही एक यूनिक एलिमेंट होगा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड करने का, क्योंकि अभी जो एक हमें काफ़ी अपनी मेंबर कंपनी से सुनना पड़ता है कि उनकी ये रिक्वेस्ट होती है कि गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की ब्रांडिंग करे, टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की ब्रांडिंग। जैसे कि अभी हम गूगल डेवलपर कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और पाशा ने मिलके तकरीबन 18 कंपनीज का डेलीगेशन लेके गए सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ पे आउटसाइड द सिटी अराउंड द इवेंट इतनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग हुई थी। सबवे के ऊपर ब्रांडिंग थी, बस स्टॉप पे ब्रांडिंग की थी टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान की। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इंटरवेंशन किया है और इस तरह के जो इनके प्रोग्राम्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनको बाकी इवेंट्स पे और बाकी मार्केट्स में भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेम ब्रांडिंग है, ये जो ब्रांड रिकॉल है पाकिस्तान की, ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा आसान होगा पाकिस्तान की कंपनीज के लिए इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करना। और जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है शायद फिर वो भी हम बड़ी आसानी के साथ कुछ साल 2 साल में ही हासिल कर सकेंगे और अपनी एक्सपोर्ट्स को हम डबल फिगर्स तक यानी कोई 10 बिलियन प्लस तक भी ले जा सकते हैं। देखिए इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट्स अगले 5 साल में गवर्नमेंट का प्लान है कि $15 बिलियन तक चली जाएं। मैक्सिमम पोटेंशियल 1 से 2 साल में तो मेरा नहीं ख्याल होगा, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल आई बिलीव कि बहुत अभी हम पीछे हैं। हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे पास 60-65% यूथ की पॉपुलेशन है। हमारा अगर सही मैक्सिमम पोटेंशियल हो तो वी शुड बी $100 बिलियन प्लस। मगर ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ गवर्नमेंट और काफ़ी सारे सिस्टमिक ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको अबूर करने में हमें बड़ा टाइम लगेगा। मगर चलें, अगर हम 4 बिलियन से 8 से 12 से 16 बिलियन अगर 4 से 5 सालों में जाते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और इंशाल्लाह ताला आईटी ही में तमाम बच्चों का भी फ्यूचर है और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी आईटी सेक्टर की ग्रोथ से वाबस्ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सानवर रिजवान साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।